हेलो बच्चों, मैं कह रहा हूं कि जो ये मॉलिक्यूल है ना, ये जाके टकराएगा, खटाक। टकराने के बाद क्या होगा? पलटेगा, खटाक खटाक खटाक, ठीक है ना। जाके टकराएगा ना से पट, फिर वापस आएगा। तो जब भी कोलिजन होता है ना, तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। भाई पार्टिकल अगर पलट रहा है तो पार्टिकल पे दीवार फोर्स लगा रही होगी ना, तो बदले में पार्टिकल भी दीवार पर एक फोर्स लगा रहा होगा। अभी आप सर खुजा रहे होंगे, ये क्या कर रहे हो सर? समझ नहीं आ रहा। रोटेशन के लिए 3 काहे नहीं लिए सर? ट्रांसलेशन के लिए 3 लिए हो, रोटेशन के लिए 3 काहे नहीं लिए हैं? रोटेशन भी 3 आना चाहिए था, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। सबर रखा, अभी आएगा, सब समझ में आएगा। मान लिया हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ऑक्सीजन ही मान लो, ठीक है ना। तो चल रहा है, इसके बाद एक वी की वजह से आया, घूम रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, रोटेशन भी आया, अब वाइब्रेट, मतलब चल भी रहा है, घूम भी रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है। आया समझ? तो वाइब्रेशन की तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है ना, जैसे वाइब्रेशन हो रही है। हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बच्चों, इस चैप्टर के अंदर हमें जो बातें करनी है ये हमारे को थर्मोडायनेमिक्स तक काम आएंगी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटा टॉपिक है, सिंगल शॉट में बेटा हम लोगों को पढ़ना है। आज स्टार्ट करेंगे और आज ही खत्म करेंगे, और अगले लेक्चर में जब हम जाएंगे तो इसकी कुछ चीजें हम इस्तेमाल भी करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। तो बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। कहीं ना कहीं इसका रिलेशन केमिस्ट्री के साथ भी होता है बेटा, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों में है, तो इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। ठीक है, कुछ समानताएं भी होंगी, कुछ डिफरेंसेस भी होंगे केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंदर। स्पेशली जब हम थर्मोडायनेमिक्स में जाते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ठीक है ना, तो घबराने का नहीं है। जहां पर जो चीजें वैलिड हैं, इनवैलिड हैं, कैसे लगेगी केमिस्ट्री में, कैसे लगेगी फिजिक्स में, सारी चीजों को क्लियर करते हुए हम यहां पर चलेंगे। तो बेटा स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। बेटा जैसे कि आप देख रहे हो पीछे ये जो गैसेस चल रही हैं हमारे, ठीक है, तो बेटा जो गैसेस होती है ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बनती हैं। बट गैसेस की बात भी करें तो गैसेस को भी आप 2 कैटेगरी में बांट सकते हो। एक होती है बेटा आइडियल गैस और एक होती है बेटा रियल गैस। अब आइडियल गैस और रियल गैस की अगर बात करें तो बेटा केमिस्ट्री के अंदर आपको रियल गैसेस के बारे में काफी डिटेल में पढ़ना है, लेकिन फिजिक्स के अंदर आपका फोकस मेनली कहां रहने वाला है? आइडियल गैसेस पर रहने वाला है। तो आपको मेनली आइडियल गैसेस को सोचना है, आइडियल गैसेस के बारे में सोचना है, उनके बारे में चर्चा करनी है फिजिक्स के लिए। रियल गैसेस में एक फोर्स होता है जिसको हम कहते हैं वैन डर वाल फोर्सेस, जो मॉलिक्यूल्स के बीच में लगता है, ठीक है ना। और आइडियल गैसेस में बेटा वो फोर्सेस नहीं होते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें रहेंगी उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स के अंदर रियल गैसेस की बात ना करते हुए केवल आइडियल गैसेस की चर्चा हम करते हुए चले जाएंगे, ठीक है बच्चों। तो आइडियल गैसेस को कौन डिफाइन करता है? तो बेटा वो होती है काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी डिफाइंस, उसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, उसके कुछ हमारे पास अजम्पशंस हैं जो हमें लेनी होती हैं आइडियल गैस के लिए, ठीक है ना। तो अब वो क्या अजम्पशन है, सबसे पहले हम उसकी बात करते हैं बेटा। तो देखो काइनेटिक थ्योरी के पोस्टुलेट्स फॉर आइडियल गैसेस तो क्या है? पहला कह रहा है द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस आर वेरी स्मॉल एंड वेरी फार अपार्ट। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज ऑक्यूपाइड इज एम्प्टी स्पेस, ठीक ना। मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम इज द एम्प्टी स्पेस। इसका मतलब क्या है? इस रूम के अंदर, जिस रूम में आप लोग बैठे हुए हो, उस रूम के अंदर जितनी भी एयर है ना, उस पूरी की पूरी एयर को आप चाहो तो स्क्वीज कर करके एक बॉटल में बंद कर सकते हो बेटा। एक बॉटल के अंदर पूरी एयर को बंद कर सकते हो। एयर जो मैक्सिमम स्पेस यहां पर इस रूम में ले रही है ना, वो क्या है? खाली ही है। मैक्सिमम स्पेस खाली ही है। मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से काफी दूर दूर हैं, मैक्सिमम स्पेस खाली है। तो आप उसको चाहो तो उन मॉलिक्यूल्स को पास ला के इतना पास ला सकते हो कि एक बॉटल के अंदर पूरी की पूरी गैस को बंद कर सकते हो। सो द मैक्सिमम स्पेस इज एम्प्टी, मॉलिक्यूल्स आर फार अपार्ट and molecules are very very small, so maximum space is empty. That's the first point. Second point कह रहा है the gas molecules are in constant random motion. बेटा रैंडम मोशन को अगर हम अंडरलाइन करें यहां पर, तो रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब कोई भी पर्टिकुलर डायरेक्शन जो है ना वो बायस्ड नहीं होती है। चारों डायरेक्शंस में मॉलिक्यूल्स उड़ रहे होते हैं, इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, इधर भी जा रहे, पीछे भी जा रहे, ऊपर भी जा रहे, नीचे भी जा रहे,
चारों तरफ से एयर और एयर जो है, एयर मॉलिक्यूल्स जो है उड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो रैंडम मोशन है, जस्ट एज मेनी मॉलिक्यूल्स आर मूविंग इन वन डायरेक्शन एज इन एनी अदर, कोई भी डायरेक्शन बायस्ड नहीं है। मॉलिक्यूल्स आर स्फेरिकल, मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, गोल हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे हैं, गोल है, स्फेरिकल है बेटा मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये भी एक assumption है अपने आप में, उसके साइड से कुछ निकला नहीं हुआ, गोल है। कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल इज परफेक्टली इलास्टिक, मॉलिक्यूल्स के बीच में होने वाला कोलिजन परफेक्टली इलास्टिक होता है। ठीक है ना, तो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं वहां पर वो कैसे हैं, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स हैं। ये भी एक assumption या पोस्टुलेट है आइडियल गैस के लिए। ठीक है, आगे बात करें तो कह रहा है कोलिजन द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल। दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बेटा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये कह रहा है द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बेटा दो टाइप के फोर्स ले सकते हो आप। एक होता है इंट्रामॉलिक्यूलर, एक मॉलिक्यूल के अंदर का फोर्स। जैसे आप बात करो लेट्स से वाटर वेपर्स की बात करते हैं, तो बेटा H2O है आपके पास, ठीक है, एक O है, दो H है, H2O हमने लिया, एक और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेते हैं बेटा। ठीक, तो जो फोर्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन इसके अंदर लग रहा बेटा ये होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, इंट्रामॉलिक्यूलर। ठीक है ना, और दो मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा फोर्स कौन सा होगा बेटा, ये होगा इंट्रामॉलिक्यूलर, सॉरी इंटरमॉलिक्यूलर, इंटरमॉलिक्यूलर। तो मॉलिक्यूल के अंदर लग रहा वो है इंट्रा, और जो आपस में लग रहा वो है इंटरमॉलिक्यूलर। तो ये कह रहा है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं बिटवीन द मॉलिक्यूल्स इज नेग्लिजिबल, बेटा वो नेग्लिजिबल है, वो नेग्लिजिबल है, कोई ज्यादा खास उनके बीच में फोर्स नहीं है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा हमारे पास ये आ गया। हालांकि सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हर किसी की अपनी अपनी वैल्यू है जो हमने यहां पर लिखा है इनको, बट ये वाला पॉइंट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मॉलिक्यूल्स का आपस में कोई इंटरेक्शन फोर्स नहीं है। अगर इंटरेक्शन फोर्स नहीं है तो कोई इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं है, कोई इंटरेक्शन एनर्जी भी नहीं है। अगर एक गैस का मॉलिक्यूल यहां, दूसरा गैस का मॉलिक्यूल यहां, ये इधर गया, ये इधर गया, इनके बीच का डिस्टेंस बढ़ता या घटता भी है तो भी इनके बीच की एनर्जी में कोई भी इंपैक्ट नहीं आएगा। ये एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं। और इंट्रामॉलिक्यूलर तो वैसे ही चेंज नहीं होता है, इंटरमॉलिक्यूलर चेंज हो सकता है, और इंटरमॉलिक्यूलर चेंज हो नहीं रहा बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर कोई फोर्स है नहीं। ठीक है ना, तो एनर्जी के टर्म में भी सोचा जाए तो इंटरमॉलिक्यूलर एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की इंटरेक्शन की जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, वो जीरो है। तो कौन सी एनर्जी हो सकती है मॉलिक्यूल के पास, एक तो हो सकती है बेटा काइनेटिक एनर्जी और दूसरी हो सकती है इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी। लेकिन इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी तो चेंज हो नहीं रही भाई, एक मॉलिक्यूल इधर गया, एक मॉलिक्यूल इधर गया, दूरी आई मॉलिक्यूल्स के बीच में, तो इनके बीच की दूरी बढ़ी है। इस हाइड्रोजन के बीच की दूरी नहीं बढ़ी है, इस हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच की दूरी नहीं बढ़ी है। तो इंट्रामॉलिक्यूलर एनर्जी चेंज नहीं हो रही, वो जो भी है वो फिक्स्ड है, वो चेंज नहीं हो रही। उसको आप जीरो मानोगे तो मान सकते हो। ठीक है ना, और इंटरमॉलिक्यूलर तो वैसे ही जीरो है, इंटरमॉलिक्यूलर तो वैसे ही जीरो है, वो तो फोर्स ही नहीं है तो एनर्जी है ही नहीं। वो आए बात समझ में आपको? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो आइडियल गैसेस होती है ना, जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके ऊपर जब रिसर्च की गई तो अलग अलग साइंटिस्ट ने कुछ अलग अलग लॉज दिए, प्रेशर के लिए, टेम्परेचर के लिए, वॉल्यूम के लिए, नंबर ऑफ मोल्स के लिए, और उन सभी लॉज को गैदर कर हमें एक इक्वेशन मिली जिसको कहते हैं आइडियल गैस इक्वेशन। क्या कहते हैं बच्चों? आइडियल गैस इक्वेशन। आप लोगों को पता ही होगा बट फिर भी मैं आपके लिए स्टेट करता हूं। सबसे पहला आता है बेटा बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ, तो बॉयल्स लॉ कह रहा है कि कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो प्रेशर जो होगा, ठीक है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा वॉल्यूम के। ठीक है, ये कह रहा है इफ टेम्परेचर इज कांस्टेंट, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, इफ temperature is constant then pressure is inversely proportional to volume, then pressure is inversely proportional to volume। ठीक है ना, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर जो है वो वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बच्चा। ये कह रहा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम कह रहा। समझ के बाद आप लोग, आई होप ये क्लियर हो गया होगा आपको, बट प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम होगा। क्लियर? कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट। ये है आपका बॉयल्स लॉ। आगे बात करें बेटा, आगे आता है आपका चार्ल्स लॉ।
चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है द वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। कह रहा कि अगर प्रेशर कांस्टेंट हमने कर दिया, अगर प्रेशर कांस्टेंट हमने कर दिया तो वॉल्यूम जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर? मतलब टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, ये कह रहा। ठीक है, ओके। अगला देखते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारे पास इसको बोलते हैं गे-लुसेक लॉ। ये कह रहा है कि इसमें अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दी, अगर वॉल्यूम हमने कांस्टेंट कर दी, अगर V हमारा कांस्टेंट हो गया तो क्या होगा? तो भैया जो प्रेशर है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। वॉल्यूम कांस्टेंट तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। ठीक है बच्चा, चलो भाई। अब एवोगैड्रो लॉ कहता है कि अगर हम कह रहे अंडर द सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, कि टेम्परेचर सेम और प्रेशर सेम, T एंड V, T एंड V ने T एंड P अगर हमने सेम ले लिया, सेम कर दिया, तब इक्वल वॉल्यूम ऑफ द गैस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इक्वल वॉल्यूम विल कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है ना, तब वॉल्यूम जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हो। ठीक है ना। और एक मोल की अगर चर्चा करें, एक मोल कितना वॉल्यूम लेगा? एक मोल कितना वॉल्यूम लेगा बेटा? अगर हम उसको बात करते हैं लेट अस से 1 STP पे, ठीक है ना, 1 STP की बात करते हैं, तो एट 1 STP हम क्या कहेंगे? 1 STP का मतलब क्या होता है? 1 STP का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। प्रेशर आप 1 atm का ले सकते हो, और जो टेम्परेचर होता है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 273 केल्विन ले सकते हो। तो उसमें जो नंबर ऑफ मोल्स को अगर आपने 1 रख दिया, एट 1 STP 1 मोल कितना वॉल्यूम लेगा? कितना वॉल्यूम लेगा? तो बेटा ये वॉल्यूम आता है 22.4 लीटर के बराबर। 22.4 लीटर के बराबर ये वॉल्यूम आता है। ठीक है बच्चों, चलो। तो बेटा ये जो 4 लॉज हमने करे, गे-लुसेक लॉ हो गया, एवोगैड्रो लॉ हो गया, ठीक है ना, चार्ल्स लॉ हो गया या बॉयल्स लॉ हो गया, इन सबको मिला दिया जाए ना, इन सबको मिला दिया जाए तो हमारी बनती है आइडियल गैस इक्वेशन। बेटा वो क्या है? वो है PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, ये हमारी इक्वेशन बनती है। ठीक है। जैसे अगेन 1 STP की बात करते हैं, तो 1 STP का मतलब क्या हुआ? प्रेशर कितना हुआ बेटा? 1 atm का हुआ। अच्छा, यहां पे R क्या होता है? R होता है गैस कांस्टेंट। ठीक है ना, इट्स अ गैस कांस्टेंट। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ गैस कांस्टेंट बेटा? तो इसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल्स पर मोल केल्विन। लेकिन जो P इंटू V है, ठीक है, इसको हम जूल्स तो लिख ही सकते हैं, ठीक है, इसका यूनिट को हम जूल्स लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। लेकिन इसका अगर और यूनिट लिखा जाए तो हम इसको एटमॉस्फेयर में लिख सकते हैं और इसको लीटर में लिख सकते हैं। तो अगर मैं इसको एटमॉस्फेयर और लीटर में लिखूं तो मैं क्या कहूंगा? तो ये होगा 0.08314 अप्रोक्सीमेटली 0.08, आगे 314 नहीं लिखते, काम करते 3 लिख देते हैं, उसको काफी है। ठीक है ना। एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल केल्विन, ये भी आप लिख सकते हो बेटा, ये भी आप लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? तो अगर मैं 1 STP की बात कर दूं, तो प्रेशर लिखूंगा 1 एटमॉस्फेयर, V लिख दिया मैंने लीटर के अंदर, N को मैंने 1 ले लिया, मैंने N = 1 मोल ले लिया। अब क्योंकि मैं एटमॉस्फेयर और लीटर का इस्तेमाल कर रहा तो मैं R का डालूंगा कितनी? 0.083 डालूंगा, 0.083 डालूंगा, और 1 STP के लिए टेम्परेचर में 273 डाल दूंगा, 273 केल्विन डाल दूंगा। ठीक है। तो इफ आई मल्टीप्लाई दीज टू नंबर्स आई विल गेट द वैल्यू ऑफ V। कितना आएगा वो देख लेते हैं। तो हमने देखो 273 इंटू 83 मल्टीप्लाई करते हैं, देखते कितना आता है। सो 9 होगा, 7 या 21, 2 3 दूनी 6 और 2 8, ठीक है, और मल्टीप्लाई 8 3 24, 2 8 56 और 2 58, 5 8 16 और 5 21, तो कितना आ रहा? ये 9 आ रहा, 5 आ रहा, 16 आ रहा, 22.6 के आसपास आ रहा है। ठीक है। अब ये भी बहुत एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है,
अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है ये। तो 22.6 या 22.4 मैंने लिखा था, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 22.4 लीटर के आसपास इसकी वैल्यू बेटा आती है, जो मैंने यहां पर लिखी थी 22.4 लीटर के आसपास वैल्यू आती है इसकी। ठीक है, तो यही मैंने कहा था कि ये वैल्यू भी आपको याद करनी है बेटा कि एक एसटीपी के ऊपर 1 मोल के अंदर कितनी वैल्यू वॉल्यूम होती है। तो 1 एसटीपी पे 1 मोल की वॉल्यूम होती है, आपके सामने आ चुकी। मैंने पॉइंट को लगाया बिकॉज यहां पे 3 पॉइंट्स है, मैंने 3 पे पॉइंट लगा दिया। 22.659 तो 22.4 के आसपास, अब 21.6 आ रहा है 4 के लिए आपने, बिकॉज 0.083 भी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू ही है, 29 समथिंग कुछ रहेगा वो, ठीक है ना। तो थोड़ा सा वहां पर भी कम हो जाता है, तो लगभग 22.4 लीटर निकल के आंसर आपको मिल जाता है, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली। डजंट रियली मैटर 4 लो कि 6 लो, हालांकि ज्यादा फर्क नहीं है उसके अंदर, कैलकुलेशन में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला आपको, ठीक है। बट ये फॉर्मूला आपको याद करना है और ये फॉर्मूला आपको याद करना है। अब यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स हैं, इसको हम और क्या लिख सकते हैं, अब जरा ध्यान से देखना। नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं, तो हम कह रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स कैन आल्सो बी रिटन एज टोटल मास अपॉन में मोलर मास, टोटल मास अपॉन में मोलर मास। तो एम टोटल क्या है, इसको बोलते हैं टोटल मास, टोटल मास है ये, टोटल मास। और ये क्या है बेटा, ये है मोलर मास। क्या है ये है मोलर मास। आई बात समझ में। सो टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास इज द वैल्यू ऑफ एन, इज द वैल्यू ऑफ एन। समझ गए, टोटल मास डिवाइड बाय मोलर मास। इसको और एक तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, मोलर मास का मतलब क्या होता है, मोलर मास का मतलब होता है मास इन 1 मोल, मास ऑफ 1 मोल। अगर 1 मोल का मास m है तो n मोल का मास कितना होगा, n इंटू m। सो टोटल मास विल बी n इंटू m। सो n इक्वल्स टू टोटल मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। यूनिटरी मेथड ना, बिल्कुल सिंपल सा, 1 मोल का मास m, n मोल का मास n इंटू m, दैट इज m टोटल। सिंपल सी बात। तो इसलिए हमारा फॉर्मूला आ गया n इक्वल्स टू m टोटल डिवाइडेड बाय कैपिटल M। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ चुका है, इसको याद कर लेंगे, इसको याद कर लेंगे। अब एक और तरीके से n को लिखा जाता है, तो n को लिखा जाता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर, Na। तो ये क्या है, टोटल मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय ये क्या है बेटा, एवोगैड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर इज द वैल्यू ऑफ n। n क्या है, यहां पे नंबर ऑफ मोल्स। So number of moles goes to n by Na, n by Na। यहां पर Na क्या भैया, Na क्या है 6.022 10 to the power 23। That's the Avogadro number। 6.022 10 to the power 23 is the Avogadro number। तो ये हमको Avogadro number मिल रहा है, ये हमें n मिल रहा है, नंबर ऑफ मोल्स मिल रहा है हमारे पास यहां पर, इस तरीके से आ रहा, ठीक है ना। So n equals to total mass divided by molar mass, n equals to n by Na, n equals to 0.622 10 to the power 23। आगे बात समझ में आपको। तो n के 2 फॉर्मूले बताए मैंने। Na क्या होता है, Na क्या होता है, एवोगैड्रो नंबर क्या होता है, या Na क्या होता है। तो Na होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल। फिक्स्ड है, 1 मोल में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स्ड होते हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, Na है। सो n by Na equals to number of molecules divided by Avogadro number, that is equals to n। n क्या हो गया, यहां पर नंबर ऑफ मोल्स हो गया। सो नंबर ऑफ मोल्स इज n by Na, नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल मास अपॉन में मोलर मास, ठीक। अब इसके साथ साथ हम एक और टर्म यहां पे डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इसको लिखते हैं k से, और बेटा इसकी वैल्यू डिफाइन की जाती है r by Na से, r by Na से। अब कैलकुलेट करना है तो आप कर सकते हो। r की वैल्यू होती है 8.314 और Na होता है 6.022 10 to the power 23। तो ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है ना, आप निकाल सकते हैं 1 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है। अगर आप इसको नीचे 6 ही मान लो तो बेटा ये 23, तो 6 चौक तो 1 आ जाएगा यहाँ पर, तो ये 2 3 बचेगा ऊपर, तो 6 चौक 24 के आसपास, तो 1.4 समथिंग दिख रहा है, या 1.38 समथिंग ऐसे आएगा ये। 1.38 इंटू 10 to the power -23,
ये आपको वैल्यू मिल रही है, ठीक है ना। और इसको आपने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दिया है यहाँ पर, ठीक है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया। सो दैट इज हाउ यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के। सो के इज आर बाय एन ए, के इज आर बाय एन ए। ये भी आपको ध्यान रखना है, के की वैल्यू कितनी होती है, आर बाय एन ए के बराबर होती है, ठीक। तो एन की वैल्यू समझ में आई, के की वैल्यू समझ में आई, और हमको समझ में आई पीवी इक्वल्स टू एनआरटी की इक्वेशन, और जो इसके पहले के लॉस से सारे हमने समझ लिए, ठीक है। लेकिन यहां पर बेटा ये प्रेशर जो हमने कहा ये क्या चीज है, हमने टेम्परेचर कहा, ये क्या चीज है, प्रेशर क्यों आ रहा है, टेम्परेचर क्यों आ रहा है, व्हाट इज टेम्परेचर, व्हाट इज प्रेशर, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा और उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर उतर के चीजों को देखना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा मॉलिक्यूलर लेवल पर उतर के बेटा यहां पर देखना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए हम उतरते हैं मॉलिक्यूलर लेवल पे और देखने की कोशिश करते हैं कि हम यहां पर क्या चर्चा कर रहे हैं, प्रेशर आखिरकार क्या चीज होता है, प्रेशर आखिरकार क्या चीज होता है, ठीक है। तो प्रेशर के बारे में करते हैं हम लोग चर्चा यहां पर, ठीक। तो देखिए, देखो आप सबको पता होगा कि प्रेशर जो है ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, बट ये फोर्स आखिरकार आ कहां से रहा है, हमें ये देखना है, फोर्स आखिरकार आ कहां से रहा है, हमको ये देखना है, ठीक है ना। ओके, तो हम समझने की कोशिश करते हैं फोर्स आ कहां से रहा है। ओके, तो ये रहा हमारे पास, ये रहा हमारे पास एक क्यूब, ठीक है। हमने कहा कि मान ले ये हमारा कंटेनर है, ये हमारा कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर क्या बहुत सारी गैस के मॉलिक्यूल्स है, इस कंटेनर के अंदर बहुत सारे गैस के मॉलिक्यूल्स है, मतलब एक ही गैस है उसके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। अच्छा भाई, तो अगर हमने कोई भी एक मॉलिक्यूल मान लिया, इस मॉलिक्यूल के पास इस डायरेक्शन में एक रफ्तार होगी, इस डायरेक्शन में एक रफ्तार होगी, और इस डायरेक्शन में एक रफ्तार होगी, ठीक है। लेट मी कॉल दिस एज द फर्स्ट मॉलिक्यूल, सो दिस विल हैव v1x, मतलब वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग x, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग y, वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट मॉलिक्यूल अलोंग z, ठीक। तो व्हाट इज द नेट रफ्तार ऑफ v, फर्स्ट पार्टिकल v1 कितना है, बेटा ये होगा अंडर रूट ऑफ v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ v1। ये हमारे पास बेटा v1 की वैल्यू आ रही है, इस तरीके से हम v1 की वैल्यू को लिख पा रहे हैं। आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। द वैल्यू ऑफ v1 इज अंडर रूट ऑफ v1x स्क्वायर, v1y स्क्वायर, v1z स्क्वायर, ठीक। अब देखते हैं, अगर मैं इस फेस की बात करता हूं, अगर मैं इस फेस की बात कर रहा हूं और मैं कह रहा कि ये क्यूब है, और इस क्यूब की जो साइड लेंथ है ना ये L है, इस क्यूब की साइड लेंथ L है, ठीक है ना। और मैं जानना चाहता हूं भाई कि इस क्यूब की ऊपर जो फोर्स लग रहा वो कैसे आ रहा। तो मैं कह रहा हूं कि जो ये मॉलिक्यूल है ना ये जाके टकराएगा, खटैक, टकराने के बाद क्या होगा, पलटेगा, खटैक खटैक खटैक, ठीक है ना, जाके टकराएगा ना से पट, फिर वापस आएगा। तो जब भी कोलिजन होता है ना तो उसमें एक फोर्स लगता है, उसका मोमेंटम चेंज होता है। भाई पार्टिकल अगर पलट रहा है तो पार्टिकल पे दीवार फोर्स लगा रही होगी ना, तो बदले में पार्टिकल भी दीवार पर एक फोर्स लगा रहा हो। तो और ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे टकरा रहे होंगे उसके ऊपर, दीवार यहां पर लगी है ना तो दीवार के ऊपर क्या यहां से पार्टिकल आ रहे हैं, जुम 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 जुम, बहुत सारे पार्टिकल्स आ रहे हैं उसके पास और टकरा रहे, कंटिन्यू टकरा रहे दीवार से, खटैक 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 खटैक, टकरा रहे, टकरा के वापस आ रहे, रिबाउंड कर रहे हैं, ठीक है। जब वो रिबाउंड करेंगे तो उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा। तो पहले एक सिंगल पार्टिकल के देखते हैं कि फोर्स कितना लगता है, ठीक है। तो हमने कहा कि मान लिया हमारे पास ये पार्टिकल है और ये दीवार है, ठीक है, ये दीवार है, इस पार्टिकल का मास m था और ये v रफ्तार से जा रहा था, ठीक। टकराया, पलटा, कोलिजन है परफेक्टली इलास्टिक, तो बेटा ये पलटेगा भी सेम रफ्तार से, ये पलटेगा भी बेटा सेम रफ्तार से, ये पार्टिकल सेम रफ्तार v से पलट गया, जा भी रह सकता था, वापस पलटा भी v से, ठीक है। अच्छा जी, तो किसका मोमेंटम में चेंज कितना है, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, व्हाट इज द चेंज इन मोमेंटम, कितना आएगा। अब ध्यान दे, कुछ बच्चे बोलेंगे सर मोमेंटम में चेंज ही नहीं हुआ, जा भी v से रहा था, आ भी v से रहा है, तो मोमेंटम में चेंज हुआ ही नहीं। नहीं, गलत हो बच्चा, यहां पर गलत हो, ध्यान देना। मोमेंटम जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है,
तो डायरेक्शन बदलने की वजह से भी बदलता है ये, ठीक है ना। तो हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो इनिशियल मोमेंटम है ना वो कितना है m इंटू वी, बट ये है आई कैप में, इफ आई एम कंसिडरिंग दिस एज आई कैप। जो फाइनल मोमेंटम है ना ये है कितना m इंटू वी माइनस आई कैप में, पीछे आ रहा। तो चेंज कितना हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल चेंज हुआ है। तो व्हाट इज फाइनल, m इंटू वी माइनस आई कैप। व्हाट इज इनिशियल, m इंटू वी आई कैप। तो देखा जाता है माइनस 2 टाइम्स ऑफ एम वी आई कैप। सो दैट इज द चेंज इन मोमेंटम। सो मोमेंटम का चेंज पीछे की तरफ आ रहा, नेगेटिव है तो पीछे की तरफ आ रहा है, फोर्स पीछे की तरफ लग रहा होगा, ठीक है ना। हमें इसमें टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा फोर्स निकालने के लिए, ठीक। तो टाइम क्या आएगा, टाइम क्या आएगा, देखो अगर ये मास m है, पहली बात समझो, तो y की वजह से और z की वजह से इस दीवार पे कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। y की वजह से ऊपर वाली दीवार पे इंपैक्ट आएगा, z की वजह से सामने वाली दीवार पे इंपैक्ट आएगा। तो अलग अलग कंपोनेंट जो होंगे वो अलग अलग दीवारों पर प्रेशर क्रिएट कर रहे होंगे। तो मैं फिलहाल इस वाली दीवार की बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो इस दीवार पे x कंपोनेंट की वजह से इंपैक्ट पड़ने वाला है, इस दीवार पे x की वजह से इंपैक्ट पड़ने वाला है, ठीक। और जब x की वजह से इस पे इंपैक्ट पड़ेगा ना, तो ये पर्टिकुलर पार्टिकल क्या एक ही बार इस दीवार से टकराएगा, नहीं ना, ये बार बार टकराने वाला है, बार बार टकराने वाला है, ठीक है। तो देखो ये लेंथ कितनी है बेटा, ये भी l है। एक कोलिजन के बाद दूसरा कोलिजन कितने समय में करेगा, तो जब ये इस दीवार से यहां से टकरा के यहां पर आ रहा है, ठीक है ना, ये डिस्टेंस हमारा l है, टकराया कितने से और वापस कितने से हुआ, ये v1x से रिबाउंड हुआ, v1x से रिबाउंड हुआ। तो पहले यहां तक जाएगा, फिर टकरा के वापस आएगा। Forget about the y and z, they are not creating any impact on this wall। कौन क्रिएट कर रहा है इस वॉल पे इंपैक्ट, x कंपोनेंट। तो v1x से वापस आ रहा, v1x से वापस जा रहा, आने और जाने में कुल लेंथ ट्रैवल करिए 2l। तो समय लगेगा उसको 2l डिवाइड बाय v1x, ये उसको समय लगेगा, ये उसको समय लगेगा। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। समय लग रहा है उसको कितना, 2l डिवाइड बाय v1x, ये उसको समय लग रहा है, इतने समय में टकरा के वापस आ रहा, इतने समय में टकरा के वापस आ रहा, इतना समय उसको लगेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। तो हम कह रहे हैं एक दीवार पर एक पार्टिकल कितना फोर्स क्रिएट कर रहा, एक दीवार पर एक पार्टिकल कितना फोर्स क्रिएट कर रहा। तो हम कह रहे हैं फोर्स क्रिएट कर रहा होगा वो P F = कितना मोमेंटम चेंज हुआ डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो कितना मोमेंटम चेंज हुआ बच्चा, तो m इंटू v1x मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ रहा है हमको। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो अच्छो अब एक 2 mv होता है, 2 mv होता है, माइनस आई का भी इस डायरेक्शन, सो दैट इज नॉट रियली नीडेड हियर। तो 2 mv का चेंज है हमारे पास, 2 mv का चेंज हमारे पास, ठीक है। तो 2 mv1x का चेंज है किसकी वजह से, पहले पार्टिकल की वजह से, डिवाइड बाय टाइम टेकन। सो व्हाट इज द टाइम टेकन, ध्यान से देखो, 2l बाय v1x इज द टाइम टेकन। हर इतनी देर के बाद कोलिजन हो रहा, हर इतनी देर के बाद कोलिजन हो रहा, हर 2 कोलिजन के बीच में इतना समय लग रहा। तो एवरेज निकालेंगे कितना मोमेंटम का चेंज हो रहा हर पर सेकंड, तो हर इतना मोमेंटम चेंज होगा कितने समय में, 2l बाय v1x में चेंज हो रहा, ठीक। ये ऊपर जाएगा, 2 से 2 बढ़ जाएगा, तो कितना आ रहा, m/l v1x स्क्वायर, m/l v1x स्क्वायर आ रहा, ठीक है। बट क्या हमारे पास एक ही पार्टिकल है, नहीं ना, हमारे पास तो बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। तो कुल कितना फोर्स आएगा भैया, कुल कितना फोर्स आएगा, सबका हमें ऐड करना पड़ेगा ना। तो हम बोलेंगे m/l v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस v प्लस डॉट 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 vnx का स्क्वायर, ठीक। ये जो फोर्स लग रहा है, ये जो फोर्स लग रहा है ना, वो इस वाली वॉल पे लग रहा, वो इस वाली वॉल पे लग रहा, ठीक। अब y की वजह से दूसरी वॉल पे लग रहा होगा, z की वजह से तीसरी वॉल पे लग रहा होगा, ठीक है। अच्छा, बट पहले मैं प्रेशर निकालता हूं, प्रेशर कितना होगा। तो जो ये आपके पास दीवार है ना, जो ये आपके पास दीवार है, इसका एरिया कितना है, तो इसका एरिया हमारे पास है, बताओ बच्चों कितना एरिया इसका, l²। बहुत सही, ठीक है। तो बेटा कितना प्रेशर होगा, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया। फोर्स ये रहा, एरिया डिवाइड करके प्रेशर निकालेंगे, तो बोलेंगे प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, एरिया है l², तो m/l³ हो गया, m/l³ हो गया ये। और यहां पर तो वही है v1x का स्क्वायर, v1x का स्क्वायर प्लस v2x का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vnx का स्क्वायर, ठीक। आ रही बात समझ में आपको। l³ को हम वॉल्यूम लिख सकते हैं।
अब जो ये फोर्स है ना, ये जो प्रेशर आ रहा, ये केवल और केवल एक्स कंपोनेंट की वजह से एक दीवार पे आ रहा। दूसरी दीवार पे क्या होगा, वाई कैसे आएगा, तीसरी से कितना आएगा, जेड कैसे आएगा। अब लेकिन एक कंटेनर का प्रेशर अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको अलग अलग दीवारों पे अलग अलग प्रेशर डिफाइन नहीं करते आप एक एवरेज प्रेशर की बात करते हो कि रूम के अंदर एक एवरेज प्रेशर कितना है। तो एवरेज प्रेशर के लिए आप तीनों दीवार, 6 दीवारें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 6 में डबल हो जाएंगी, फिर आधा कर हो गया, है ना भाई। 3 पे जो हो रहा बाकी 3 पर भी वही हो रहा। तो आप 3 लेके निकाल लो कि 6 लेके निकाल लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। 6 लोगे तो प्रेशर को भी 6 बार ऐड करोगे और फिर 6 से डिवाइड करोगे। 3 लोगों तो 3 बार ऐड करके डिवाइड बाय 3 कर दोगे। देखो कैसे, ठीक है ना। तो अब मैं कह रहा कि व्हाट इज द एवरेज प्रेशर, एवरेज प्रेशर कितना है। तो x कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की वजह से प्रेशर निकालेंगे, इसको मैं px बोल देता हूं क्योंकि यहां पे x कंपोनेंट लिखे हुए मैंने। प्रेशर की डायरेक्शन नहीं है, प्रेशर वेलोसिटी के किस कंपोनेंट की वजह से लिखा वो लिखा मैंने यहां पे। अब y की वजह से लिखूंगा और z की वजह से लिखूंगा, डिवाइड बाय 3 कर दूंगा तो ये मेरा एवरेज प्रेशर आ जाएगा। दैट विल बी माय एवरेज प्रेशर, ठीक है। ओके सर। तो m/l3 x की वजह से x आएगा, y की वजह से y, z की वजह से z। तो हर पार्टिकल क्या मिलने वाला, आपको मिलने वाला v1x का स्क्वायर प्लस v1y का स्क्वायर प्लस v1z का स्क्वायर। तो फर्स्ट पार्टिकल का आया। सेकंड के लिए क्या आएगा बेटा, v2x का स्क्वायर, v2y का स्क्वायर, v2z का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट प्लस vnx का स्क्वायर प्लस vny का स्क्वायर प्लस vnz का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 3, होल डिवाइडेड बाय 3। अंडरस्टूड, बहुत बढ़िया। नाउ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस एंड व्हाट इज दिस, क्या है ये। तो ध्यान से देखो, मैंने आपको बताया था कि जो v1 है वो है रूट ऑफ v1x का स्क्वायर, v1y का स्क्वायर, v1z का स्क्वायर, स्क्वायर कर दो। तो v1 का स्क्वायर क्या होगा, v1 का स्क्वायर इन दोनों का स्क्वायर का सम है, ठीक है। सो नाउ आई कैन सी दैट द एवरेज प्रेशर इज नथिंग बट मास L क्यूब इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, v1 का स्क्वायर, v2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 vn का स्क्वायर, ठीक। एक 3 भी यहां पे लिख लेते हैं आगे, ठीक है ना, 3 भी लिख लेते हैं। अब देखो, इफ आई डिवाइड बाय n एंड मल्टीप्लाई बाय n, आई गेट अ टर्म हियर, वी कॉल दिस Vrms का स्क्वायर, Vrms का स्क्वायर। अब ये Vrms क्या चीज है, Vrms क्या होता है देखते हैं। तो हम कह रहे हैं कि भैया Vrms क्या होता है, इसको बोलते हैं रूट मीन स्पीड। देखो होता क्या है, हमने काइनेटिक एनर्जी के पोस्टुलेट्स में भी देखा, काइनेटिक एनर्जी थ्योरम के पोस्टुलेट्स में भी देखा, और पोस्टुलेट क्या था कि वेलोसिटी चारों डायरेक्शन में रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सब अलग अलग वेलोसिटी से चल रहे हैं, अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं, कोई डायरेक्शन बायस नहीं है, सब रैंडम वेलोसिटी में डिस्ट्रीब्यूटेड। तो कोई पार्टिकल तेज चल रहा, कोई पार्टिकल धीरे चल रहा, सबकी रफ्तार अलग अलग है, कोई तेज चल रहा, कोई धीरे चल रहा, सबकी रफ्तार अलग अलग है। तो उनमें हम अलग तरीके से एवरेज निकाल सकते हैं। तो एक तरीका एवरेज निकालने का क्या है, आप ले सकते हो सीधा एवरेज। तो वी एवरेज क्या है, वी एवरेज या वी मीन, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड बोल सकते हो उसका। इनफैक्ट एवरेज क्या होती है बेटा, तो एवरेज होती है सिंपल, आप सिंपल करो, v1 प्लस v2 प्लस vn डिवाइड बाय n, ये है एवरेज, खत्म। दैट इज द वैल्यू ऑफ एवरेज। बट आरएमएस कितना होगा, आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस है रूट, किसका रूट, मीन, रूट मीन मतलब मीन तो एवरेज, किसका एवरेज, रूट मीन स्क्वायर, स्पीड नहीं है, स्पीड आगे आएगा, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड। रूट लेना है, रूट ऑफ मीन ऑफ स्क्वायर ऑफ स्पीड, उल्टा कर लो, स्पीड का स्क्वायर करो, मीन करो, रूट लो, उल्टा लो, स्पीड का स्क्वायर करो, मीन लो मतलब एवरेज लो, और रूट ले लो, मतलब क्या, स्पीड लिखो, स्क्वायर करो, मीन लो, और रूट ले लो, ठीक।
तो जो ये अंदर टर्म लिखी है ये क्या है भैया, ये VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, रूट नहीं है ना इसमें, ये VRMS का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो बात है, वही मैंने यहां पर कहा, यू विल गेट VRMS का स्क्वायर है। ओके, सो व्हाट इज प्रेशर नाउ, व्हाट इज प्रेशर, एवरेज प्रेशर ऑफ द रूम, व्हाट इज द प्रेशर, प्रेशर इज मास अपॉन वॉल्यूम। ये मास किसका है, अब बेटा ये मास है एक पार्टिकल का या बहुत सारे पार्टिकल्स का, एक पार्टिकल का, सिंगल पार्टिकल का मास है ये, क्योंकि मोमेंटम हमने एक पार्टिकल का चेंज करता हुआ देखा था, तो m इज अ मास ऑफ द सिंगल पार्टिकल इनटू n, n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इनटू VRMS का स्क्वायर, ये हमको मिल गया, इनटू VRMS का स्क्वायर, ये हमको मिल गया, क्लियर, ओके सर। अब करते हैं आगे चर्चा, प्रेशर इक्वल्स टू mn बाय v, एक 3 भी है आई थिंक, एक 3 भी था, हमने 3 मिस कर दिया है, इनटू VRMS का स्क्वायर, ये हमको मिल रहा। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल into number of molecules is equal to total mass. So pressure equals to total mass 3 by V into VRMS का square. Now P into V equals to nRT. Total mass divided by 3 into VRMS का square. So number of moles क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स क्या होगा, सो नंबर ऑफ मोल्स इज टोटल मास अपॉन में मोलर मास, RT इंटू 3 टोटल मास इंटू VRMS का स्क्वायर, टोटल मास कट गया, फ्रॉम हियर वी कैन से दैट VRMS इज अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m, VRMS इज रूट 3RT बाय m, ये हमें मिल गया रूट मीन स्क्वायर स्पीड का फॉर्मूला। हम कह रहे हैं कि VRMS क्या चीज है भैया, VRMS है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m, अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m है ये होता है VRMS। V एवरेज कितना होता है बेटा, इसका फॉर्मूला याद करेंगे, 8RT बाय पाई m, 8RT बाय पाई m होता है, ठीक है ना। और एक और रफ्तार होती है इसके अलावा, उसको बोलते हैं VMP, मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। नाउ व्हाट इज मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो बेटा मोस्ट प्रोबेबल स्पीड होती है अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m, अंडर रूट ऑफ 2RT बाय m। मतलब क्या है मोस्ट प्रोबेबल का, तो मतलब ये होता है इसका कि जो डिफरेंट पार्टिकल्स डिफरेंट रफ्तार से चल रहे, लेकिन कोई ऐसी एक रफ्तार है जिससे मैक्सिमम पार्टिकल चल रहे, तो अगर आप अलग अलग पार्टिकल्स की रफ्तार पूछोगे तो अलग अलग होगी, कोई सेम भी बताएगा, कोई अलग भी बताएगा, क्योंकि रैंडम है ना, ठीक है। तो अगर मैं कोई पर्टिकुलर रफ्तार दी कि भैया इस रफ्तार से कितने चल रहे हो सकता है 10 चल रहे हो, इससे कितने चल रहे हो सकता है 20 चल रहे हो, इससे कितने चल रहे हैं 100 चल रहे हो, इससे कितने चल रहे हैं 1000 चल रहे हो, तो जिस रफ्तार के लिए मैक्सिमम पार्टिकल चल रहे वो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। कहने का मतलब ये है कि अगर आप रैंडमली कोई एक पार्टिकल पकड़ लो, ठीक है ना, और उसकी रफ्तार पूछो तो कौन सी रफ्तार आने के चांसेस मैक्सिमम हैं, तो जिससे मैक्सिमम चल रहे होंगे पार्टिकल उसके पिक होने के चांसेस ज्यादा होंगे, बिकॉज उसके पार्टिकल ज्यादा है, ठीक है ना। सो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड इज रूट 2RT बाय m, रूट 3RT बाय m एंड रूट 8RT बाय m। अब यहां पर ना बेटा बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की टर्म में भी आपको फॉर्मूला लिखने के लिए आ सकता है। कैसे आ सकता है समझाता हूं, देखो हम कह रहे हैं कि बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है R बाय NA, VRMS उठा लेते हैं, तो VRMS क्या है अंडर रूट ऑफ 3RT बाय m। इफ आई रिप्लेस R बाय K इंटू NA, T by m. Now what is m? M is the mass of 1 mole. So can I say that 3kT by m by Na का रूट,
मास ऑफ 1 मोल मतलब मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स, मास ऑफ Na मॉलिक्यूल्स। हम कह रहे हैं Na मॉलिक्यूल्स का मास कितना, Na मॉलिक्यूल्स हैज मास इक्वल्स टू m, 1 molecule has mass m by Na. Let me write this as small m. So what is small m? Mass of 1 molecule. So we'll set under root of 3 kT by small m. Small m mass of 1 molecule. Mass of 1 molecule. Root 3 kT by m. M is the mass of 1 molecule. M is the mass of 1 molecule. आई बात समझ में आपको? ये हमारे पास बेटा VRMS आ रहा, ठीक। तो दो फॉर्मूले हो गए आपके पास। एक तो आप इतना याद कर सकते हो कि R बाय कैपिटल M इज K बाय स्मॉल m, मोलर मास, मॉलिक्यूल का मास, मोलर मास एंड एक मॉलिक्यूल का मास, ये आप रिप्लेसमेंट दे सकते हो, ठीक है। चलो वापस आते हैं अपने फॉर्मूला पे। हम यहां पे देखो क्या लिख रहे थे, हम यहां पर ये लिख रहे थे, ठीक है, हम यहां पर ये लिख रहे थे, mass upon volume is density. Mass upon volume is density. So we can also say that it is nothing but P is equals to 1 by 3 rho VRMS का square, 1 by 3 rho VRMS square. That is P. Now if you want you can replace VRMS as 3RT by M, बट फिर वो आप अल्टीमेटली वही आइडियल गैस इक्वेशन तक पहुंच जाओगे। बट लेट्स नॉट गो टिल देयर, लेट्स सिंपली राइट P इज इक्वल्स टू 1 by 3 रो VRMS का स्क्वायर। ये हमने यहां तक प्रेशर निकाला है फिलहाल, ये हमने यहां तक प्रेशर निकाला है फिलहाल। इस फॉर्मूला को आपको याद कर लेना है, 1 by 3 रो VRMS का स्क्वायर या PV इक्वल्स टू 1 by 3 M टोटल इनटू VRMS का स्क्वायर। PV इक्वल्स टू 1 by 3 M VRMS का स्क्वायर भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। अब यहां से हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आगे की, और आगे जो हमें चर्चा करनी है ना बेटा, वो चर्चा है हमारी काइनेटिक एनर्जी की। बट क्योंकि मैंने आपको अभी यहां पे रफ्तारें बताई हैं सारी की सारी, तो मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं आगे बढ़ने से पहले, और वो हम इसको ले आते हैं यहां पे, ठीक। अब देखो ये ग्राफ आपके सामने है बेटा, ये ग्राफ है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इसे कहते हैं। तो अगर किसी भी गैस का किसी भी एक टेंपरेचर पर अलग अलग स्पीड का ग्राफ बनाया जाए, अलग अलग स्पीड पे उसका हमने ग्राफ बनाया, एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया जाता है, एक फंक्शन यहां पर डिफाइन किया जाता है, वो मैक्सवेल का कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन होता है, ठीक है, मैक्सवेल का कॉम्प्लिकेटेड सा फंक्शन होता है। तो जब भी हम मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की बात करते हैं ना, तो ये कर्व आपको मिल गया। तो अब यहां पर एक तरीके से क्या आ रहा कि कितने मॉलिक्यूल, आप इस फंक्शन को ऐसे समझ सकते हो कि ये जो y एक्सिस पे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना एक तरीके से, वो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर दैट पर्टिकुलर स्पीड, ठीक है। इनफैक्ट इट इज dn by dv, कहीं ना कहीं ऐसा रहता है, ठीक है। बट लेट्स नॉट गो इनटू कंप्लीट डिटेल्स, लेट्स सिंपली टॉक अबाउट कि ये क्या चीजें हैं। तो अलग अलग स्पीड के लिए अलग अलग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं। जिस स्पीड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे, जहां पे पीक आ रही, तो जिस स्पीड के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना, वो है V मोस्ट प्रोबेबल, VP लिख लो या VMP लिख लो, एक ही बात है। तो V मोस्ट प्रोबेबल का रफ्तार ये रहा, और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, हमें मिलता है मीन रफ्तार 8RT by pi m। फिर आगे बढ़ते हैं, मिलता है रूट मीन स्क्वायर स्पीड अंडर रूट ऑफ 3RT by m। तो ये फॉर्मूले आपके सामने रहे, स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व ये रहा। इस कर्व का जो एरिया होता है, इस कर्व का जो एरिया होता है, ये याद रखना है आपको, इस कर्व का जो एरिया होता है ना, सो एरिया हमारे पास जो है इसका, एरिया जो आपके पास होता है वो होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बराबर एरिया होता है। मतलब अगर आप टेंपरेचर बढ़ाओ या घटाओ, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक है। टेंपरेचर बढ़ाओ या घटाओ, एरिया चेंज नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर आप देखें, अगर आप यहां पे ध्यान से देखें, तो टेंपरेचर बढ़ाने पर वीपी, मीन स्पीड, आरएमएस स्पीड बढ़ेंगी। तो टेंपरेचर इंक्रीज करने पर इस ग्राफ को आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, बिकॉज वीपी ये सब बढ़ रहा है, तो आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, ठीक है ना। रफ्तार बढ़ रही है, आगे शिफ्ट होना पड़ेगा, लेकिन एरिया सेम रखने के लिए ग्राफ को नीचे आना पड़ेगा। तो ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर व्हाट विल हैपन? फर्स्ट, पीक विल शिफ्ट
टूवर्ड्स राइट, पहली बात। दूसरी बात, पीक will be lower, will become lower, will become lower, पीक नीचे आएगी बेटा, पीक नीचे आएगी, घटेगी पीक। तीसरा, एरिया अंडर कर्व will remain same, एरिया चेंज नहीं होगा, एरिया चेंज नहीं होगा इसका, ठीक है ना। तो अगर आप आगे नेक्स्ट कर्व देखते हो तो नेक्स्ट कर्व आप बना सकते हो कुछ इस प्रकार। एट हायर टेम्परेचर, सो पीक इज शिफ्टिंग राइटवर्ड्स, पीक इज गोइंग डाउन, द टेम्परेचर हियर इज T1, द टेम्परेचर हियर इज T2, T2 विल बी ग्रेटर देन T1, सो पीक आगे जाएगी और नीचे जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखनी है बेटा इसके लिए। ये बेटा मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। चलो, नाउ लेट अस कम बैक to what we were doing. So we were doing kinetic energy. काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम यहां पर, बहुत इंपॉर्टेंट चीजों में हम आ रहे हैं। हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? तो बेटा हर पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी लिखी जा सकती है। सो टोटल काइनेटिक एनर्जी विल बी हाफ, बेसिकली ट्रांसलेशन की वजह से है, अभी हम घूमने वाली बात नहीं कर रहे, केवल पार्टिकल के चलने की बात कर रहे हैं, घूमने की बात भी करेंगे। तो हाफ m पहले पार्टिकल की वजह से v1 स्क्वायर, दूसरे की वजह से v2 स्क्वायर और nth की वजह से vn स्क्वायर। यहां पर भी m क्या है? m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। सो हाफ m v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर डॉट vn स्क्वायर, दैट इज हाउ वी राइट द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। इस तरीके से हम ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। यहां पर m क्या है? m है मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर मैं यहां पर n से डिवाइड करूं और n से मल्टीप्लाई करूं तो आपको ये टर्म क्या बनती हुई दिख रही है? Vrms का स्क्वायर। सो कैन आई से द ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मैंने घूमने की बात कहीं पर भी नहीं कर, केवल चलने की बात कर रहा हूं, इक्वल्स टू हाफ mn into Vrms का स्क्वायर, that means half. Now what is mn? mn is total mass into Vrms का स्क्वायर। चलो सबसे पहले इस एनर्जी को कंपेयर करते हैं प्रेशर के साथ। तो बेटा प्रेशर का हमारा फॉर्मूला आया था 1/3 टोटल मास अपॉन वॉल्यूम इंटू Vrms का स्क्वायर। ये प्रेशर का फॉर्मूला आया था, देखें, सॉरी, तो प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास दिख रहा है 1/3 टोटल मास Vrms का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास क्या आ रहा उसको हम देख रहे हैं, ठीक है ना, उसको हम देख रहे हैं यहां पर, ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास था 1/2 m टोटल Vrms का स्क्वायर, 1/3 m टोटल बाय v Vrms का स्क्वायर। इफ आई डिवाइड दीज टू टर्म आई विल हैव काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशन वाली डिवाइड बाय प्रेशर इज इक्वल्स टू 3/2 टोटल कटेगा, Vrms कटेगा, बट एक v बचेगा। सो व्हाट इज प्रेशर बेटा? प्रेशर है क्या? प्रेशर है 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। सो पार्टिकल के मोशन की वजह से ही प्रेशर आ रहा, काइनेटिक एनर्जी आ रही, और प्रेशर है क्या? प्रेशर है 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। दैट इज हाउ यू कैन डिफाइन अ प्रेशर। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर। बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है बेटा, इसको याद करना है, क्वेश्चन भी इसके ऊपर बन सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, प्रीवियस ईयर में भी आए, ठीक है। सो 2/3 ऑफ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज प्रेशर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब आते हैं आगे और इसको कंपेयर करते हैं टेम्परेचर के साथ, इसको लेते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं।
So translational kinetic energy is 1/2 total mass into VRMS का स्क्वायर। तो VRMS क्या है? 3/√3RT/m, तो 3RT/m ये आ गया। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी आ रही 3/2 nRT, 3/2 nRT। ये है ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी 3/2 nRT। ये फॉर्मूला अब आपको याद कर लेना है, बसा लेना है अपने अंदर। क्यों, कैसे बताएंगे अभी आपको आगे, इसके ऊपर भी अभी हम जाने वाले हैं, ठीक है। बट फिलहाल हम कहां तक पहुंचे हैं? हम पहुंचे हैं ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। ये तो 3/2 nRT होती है। बहुत बढ़िया, तो 3/2 nRT आपको लिख डालना है, ठीक है। चलो आगे बढ़े भाई। अब इसको भी हम K के टर्म में लिख सकते हैं। K क्या था आपका? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो हमने बोला कि ट्रांसलेशनल, देखो बेटा बोलते रहो बोलते रहो, फॉर्मूला लिखवा रहा हूं आपको, मैं बोल रहा हूं, आप भी बोलते रहो। जितना बोलोगे उतना याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा, क्लास में ही याद हो जाएगा। क्लास से याद करके जाना है बेटा। 3/2 nRT, 3/2 nRT, बोलो बोलो बच्चा। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT। बेटा बोलो बच्चा, बोलो, बोलना जरूरी है। 3/2 nRT है। अब देखो मैंने कहा कि R को मैं रिप्लेस करता हूं किससे? R/NA इज K, तो K इंटू NA से, K इंटू NA से रिप्लेस करते हैं। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स। Na क्या है? नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल। अगर एक मोल में जितने पार्टिकल्स हैं उसको नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मिलेगा ना हमको, 3/2 nKT। N क्या है? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। सो बेसिकली आप N इंटू R को लिख सकते हो, N इंटू R को लिख सकते हो K इंटू NA से, K इंटू N से, या ऐसे लिख लो N इंटू K से। You can also write this conversion है। NR is NK, small nr is equals to capital NK, ठीक। ये कन्वर्जन भी आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। हालांकि मैं मैक्सिमम यूज करने वाला हूं इस फॉर्मूले को यहां से मूविंग फॉरवर्ड, लेकिन कभी कभी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट के टर्म में अगर आपको चीजें मिलती हैं तो आपको ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला बेटा आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमें मिल गया 3/2 nRT। तो ये तो ट्रांसलेशन की एनर्जी थी सर। रोटेशन की एनर्जी कैसे निकालेंगे? ये रोटेट होगा तो रोटेशन की एनर्जी कैसे निकालेंगे भैया? रोटेशन की एनर्जी निकालना सीखने के लिए आपको अब आगे एक कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट बेटा? चलो बात करते हैं उस कॉन्सेप्ट की जो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा। तो बेटा उस कॉन्सेप्ट का नाम है, आइडिया तो हो गया, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। उस कॉन्सेप्ट का नाम है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। चलो आइए, डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है? सो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम का मतलब होता है नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज, इंडिपेंडेंट number of independent ways in which a gas molecule can possess energy. Number of independent ways in which a gas molecule can possess energy. ठीक है, कितने ऐसे इंडिपेंडेंट तरीके हैं जिससे एक गैस मॉलिक्यूल एनर्जी को पोजेस कर सकता है, रख सकता है। तो बेटा एनर्जी कितने टाइप की हो सकती है उसके पास? एक तो काइनेटिक एनर्जी हो गई उसके पास, और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी हो गई उसके पास, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी तो है ही नहीं आइडियल गैस के केस में, क्यों? क्योंकि इंटरामोलिकुलर एनर्जी की हम बात नहीं कर रहे और इंटरमोलिकुलर एनर्जी है ही नहीं। इंटरामोलिकुलर एनर्जी चेंज नहीं होने वाली है। क्यों चेंज नहीं होने वाली है? क्योंकि हम उसके डिस्टेंसेस को चेंज नहीं कर रहे। काफी हाई टेम्परेचर पर वाइब्रेशंस आ सकती हैं, तो उसकी बातें हम करेंगे, एक छोटी सी बात उसमें भी हम करके निकलेंगे। बट फिलहाल के लिए हम क्या कह रहे हैं कि जो उसके अंदर की एनर्जी है इट इज पोजेस्ड मेनली बाय काइनेटिक एनर्जी, ठीक। बट काइनेटिक एनर्जी भी दो टाइप की, ट्रांसलेशन एंड रोटेशन, ठीक है। तो अलग अलग गैस के टाइप के लिए अलग अलग डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी। सबसे पहले बात करते हैं हम मोनो एटॉमिक गैस की।
सो मोनोटॉमिक गैस क्या होती है? ये वो गैस होती है जिसमें एक ही एटम होता है। मोनो मतलब सिंगल एटम गैस, जैसे कि यू कैन से नोबल गैसेस, जैसे कि हीलियम, आर्गन एक्सेट्रा। तो अगर आपके पास एक गैस का मॉलिक्यूल है, सिंगल एक एटम ही है बस, ठीक है ना, सो इट कैन ट्रांसलेट अलोंग द एक्स एक्सिस, इट कैन ट्रांसलेट अलोंग द वाई एक्सिस, इट कैन ट्रांसलेट अलोंग द जेड एक्सिस। क्यों भाई? एक्स में जा सकता, वाई में जा सकता, जेड में आ सकता। क्लियर? तो इट विल हैव 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन के लिए 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, ये फिक्स्ड है बेटा। नो मैटर कि मॉलिक्यूल कौन सा है, नो मैटर कि मॉलिक्यूल कौन सा है, जो मर्जी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, नो मैटर कि मॉलिक्यूल कौन सा है, ठीक है ना, डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रांसलेशन के लिए 3 ही होंगी। एक्स वाई जेड 3 में जा सकता। तो इस पे कोई मतलब वेरिएशन है ही नहीं, ठीक है ना। डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 ही रह सकती है ट्रांसलेशन की। अब आपको सर रोटेशन की बात कर लेते हैं। तो रोटेशन के लिए आप कहोगे देखो सर, रोटेशन के लिए ये एक्स के अबाउट रोटेट कर सकता है, वाई के अबाउट कर सकता है, जेड के अबाउट कर सकता है। तो यहां पर तो हमारे पास क्या आना चाहिए? 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशन के लिए आने चाहिए। बट रोटेशन के लिए होती है 0 एंड टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है 3। अभी आप सर खुजा रहे होंगे कि ये क्या कर रहे हो सर, समझ नहीं आ रहा है। रोटेशन के लिए 3 काहे नहीं लिए सर? ट्रांसलेशन के लिए 3 लिए हो, रोटेशन के लिए 3 काहे नहीं लिए हैं? रोटेशन भी 3 आना चाहिए था, एक्स के अबाउट, वाई के अबाउट, जेड के अबाउट। सबर रखा, अभी आएगा, सब समझ में आएगा। डायटोमिक पे चलते हैं। नहीं सर पहले ये समझाओ। अरे चलो तो सही, सबर रखा करो, कहा है सबर रखो तो रखो। डायटोमिक गैस की बात करते हैं। डायटोमिक गैस जैसे कि H2, N2, O2 एक्सेट्रा, 2 एटम। डाई मतलब 2। तो मान लिया हमारे पास डायटोमिक गैस, हमने ऑक्सीजन ले लिया ऐसे, ठीक। अब बताओ बेटा, डायटोमिक गैस के लिए ट्रांसलेशन तो 3 ही है, ये इधर जा सकता और जेड में आ सकता, एक्स में, वाई में, जेड में। अब रोटेशन की चर्चा करते हैं। तो बेटा ये वाई में घूम सकता है, ये जेड में घूम सकता है और ये एक्स में घूम सकता है। लेकिन इन 3 में से एक ऐसी रोटेशन है जिसे हमें कंसीडर नहीं करना है। इन 3 में से एक ऐसी रोटेशन है जिसे हमें कंसीडर करना ही नहीं है। वो कौन सी रोटेशन है बेटा? वो कौन सी रोटेशन है? हमें रोटेशन के लिए 2 चाहिए, हमें रोटेशन के लिए 2 होंगी इसके अंदर, चाहिए नहीं 2 होंगी इसके अंदर। तो कौन से वाला नहीं लेंगे? एक्स वाला नहीं लेंगे कि वाई वाला नहीं लेंगे कि जेड वाला नहीं लेंगे? कमेंट करके बताओ बेटा कि कौन से वाला एक्सिस पर डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेंगे, कौन से वाले एक्सिस पर एनर्जी नहीं आएगी और क्यों नहीं आएगी, कमेंट करके बताओ। देखते हैं कितने बच्चों को ये बात पता है या सोच सकते हैं उस बारे में बात, ठीक है। तो डिफरेंस देखो, जब वाई के अबाउट घूम रहा तड़ बड़ी तेज घूम रहा, जब जेड के अबाउट घूम रहा तड़ बहुत तेज घूम रहा। लेकिन जब एक्स के अबाउट घूमेगा तो कैसे घूमेगा? तो घूमने के लिए होना भी चाहिए ना, ये तो घूम ही नहीं रहा है, सब कुछ ही इस लाइन पे आ गया है। छोटा छोटा पार्टिकल एक बड़ी सी लाइन है, क्या घूम रहा है, जब बूचों को ताव देते हैं ना वैसा हो रहा है वो ठीक है, कुछ भी नहीं हो रहा है उसमें। बट वाई के अबाउट गो तो फिर घूम रहा है, तब आपको एक्चुअल में रोटेशन दिख रहा है। जेड के अबाउट आपको एक्चुअल में रोटेशन दिख रहा है, लेकिन एक्स के अबाउट रोटेशन नेग्लिजिबल है। क्योंकि दोनों के दोनों एटम इसी लाइन के ऊपर आ रहे, उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया नेग्लिजिबल हो रहा, इसलिए इस लाइन के अबाउट कोई एनर्जी खास आएगी नहीं, एनर्जी आएगी जेड के अबाउट और वाई के अबाउट। इसलिए 2 रोटेशन हमने लिए। यहां पर क्या है, यहां पर तीनों ही एक्सिस ऐसी हैं जिसके अबाउट घूम नहीं रहा है, खाली स्पिन टाइप कर रहा और उसकी एनर्जी नेग्लिजिबल रहेगी, ठीक है। इसलिए 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ली गई और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो गई? 5 हो गई। अब जिस प्रकार से डायटोमिक गैस होती है ना, उसी प्रकार से हमारी अगली गैस भी होती है जिसका नाम है पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस। पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस, अब ये क्या चीज है? तो पॉलीएटॉमिक लीनियर गैस होती है कैसी? जैसे कि CO2, कम एग्जांपल्स हैं बट ये क्या है, इसमें मोर नंबर ऑफ 2 से ज्यादा
एटम्स है लेकिन चेन सीधी है, मतलब बॉन्ड एंगल कितना है इसमें 180, सीधी चेन है। तो दिस बिहेव जस्ट लाइक डायटोमिक गैस, मतलब ट्रांसलेशन के लिए 3 और रोटेशन के लिए 2 और टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5। अगेन ये वाली हमें एक्सेस का डिग्री ऑफ फ्रीडम नहीं लेना है, ठीक, समझ गए। अब इसके बाद जो लास्ट में आती है बेटा वो है आपका पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर। पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर अब ये क्या चीज है पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ये क्या चीज है भैया पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर, ये क्या चीज है भैया, आइए देखते हैं। तो भाई पॉलीएटॉमिक नॉन लीनियर के लिए कहानी अगर हम कहें तो ये होता है जैसे CH4 H4। कोई भी ऐसी एक्सेस नहीं है, कोई भी ऐसी एक्सेस नहीं है जिसके ऊपर सारे के सारे मॉलिक्यूल, सारे के सारे एटम्स आ जाए। कोई भी ऐसी एक्सेस नहीं है जिसके ऊपर सारे के सारे एटम्स आ जाए। बिकॉज ऐसी कोई भी एक्सेस नहीं है जिस पर सारे के सारे एटम्स आ जाए, इसलिए ट्रांसलेशन का भी 3 और रोटेशन का भी 3, कुल मिलाकर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लिखनी है। कुल मिलाकर 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमें लिखनी है। आई होप आपके बात समझ में आ रही होगी। कुल मिलाकर हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 आ रही है यहां पे। क्लियर बच्चा? ओके। तो हमने ट्रांसलेशन की बात कर ली, रोटेशन की बात कर ली, लेकिन इसके अलावा ना एक डिग्री ऑफ फ्रीडम और हो सकती है जो काफी हाई टेम्परेचर पर एक्टिवेट होती है, उसको बोलते हैं वाइब्रेशन। वाइब्रेशन आप देखो ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। देखो मान लिया हमारे पास ये मॉलिक्यूल है, एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ऑक्सीजन ही मान लो आप, ठीक है ना। तो चल रहा है चल रहा है चल रहा है, इसके बाद एक वी की वजह से आया, घूम रहा है घूम रहा, चल भी रहा है घूम भी रहा है, रोटेशन भी आया, अब वाइब्रेट भी कर रहा है। मतलब चल भी रहा है, चल भी रहा है, घूम भी रहा है, वाइब्रेट भी कर रहा है। आई बात समझ में आपको? तो वाइब्रेशन की भी तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हो सकती है ना, ऐसे ऐसे वाइब्रेशन हो रही है, यस और नो। तो और भी कॉम्प्लिकेटेड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हो सकती है, बॉन्ड बेंडिंग टाइप की भी हो सकती है, ठीक है, बट वहां पे हमें नहीं जाना है। लेकिन अगर कोई कहे कि वाइब्रेशनल मोड्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कंसीडर आपको करना है, तो आप चुपचाप 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और ऐड कर देना वाइब्रेशन की। मोनो एटॉमिक गैस में वाइब्रेशन नहीं हो सकता, सिंगल ही है ना, क्या वाइब्रेट करेगा भैया? चलेगा, खाली चलेगा, घूम नहीं सकता बेचारा वो, तो कहां घूमेगा, घूमने कुछ है ही नहीं, खाली चल सकता है। तो जो मोनोटॉमिक होता है उसमें ना रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम होता, ना ट्रांसलेशन डिग्री, ना वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम होता। बाकी सब में रोटेशन भी है, वाइब्रेशन भी है। वाइब्रेशन की जो मर्जी मॉलिक्यूल क्यों ना हो, क्योंकि हमें ऐसा कोई निकालना हमारे सिलेबस में है नहीं, हाई टेम्परेचर पर वो एक्टिवेट होते हैं और 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम आप ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन अगर कहेगा तो लेना है, नहीं तो नहीं लेना, चुपचाप बैठो, नहीं तो नहीं लेना, ठीक है। तो जो बताया है वो लेना है। क्वेश्चन कह देगा, आईआईटी में कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछा गया है, मेंस में भी, एडवांस में भी कभी कभी क्वेश्चन आया, बहुत रेगुलर नहीं आया, कभी कभी आया है, जिसमें वाइब्रेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम भी वो ऐड करने को कह रहा है, जिसमें आपको 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ रही। समझ गए? क्लियर है? तो हमने यहां पर क्या सीखा? हमने यहां पर अलग अलग गैसेस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम सीखा। अभी आप कहोगे सर आपने बात शुरू कर दी थी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी से, वो तो आपने बताया नहीं, वो तो आपने बताया नहीं, पता नहीं क्या बढ़ाने लग गया डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो वो तो बताओ कि भैया रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। तो मैंने कहा वो सीखना है ना, एक और लॉ पढ़ो, एक और लॉ पढ़ो फिर। तो उसको कहते हैं लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है एन आइडियल गैस distributes all its energy equally among its degrees of freedom, among its all degrees of freedom, among its all the degrees of freedom. एक आइडियल गैस अपनी सारी एनर्जी बराबर बांटती है सभी डिग्री ऑफ फ्रीडम में, बिना किसी भेदभाव के। कोई भेदभाव नहीं है कि ट्रांसलेशन की है, कि रोटेशन की है, कि एक्स के अबाउट है, कि वाई के अबाउट है, कि जेड के अबाउट है, कोई भेदभाव नहीं है। सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम में बराबर एनर्जी का विभाजन करती है, बराबर एनर्जी को बांट देती है।
दैट्स द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। अब यहां से हम निकालेंगे, यहां से हम बात करेंगे किसकी, यहां से हम निकालेंगे, यहां से हम बात करेंगे अबाउट द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कैसे करेंगे देखते हैं। पहले ट्रांसलेशन की बात कर लेते हैं। ट्रांसलेशन का फॉर्मूला हमने लिखा 3/2 nRT, लिखा था ना भाई। ये शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो गया। अरे स्टार डाला था, कहा था याद कर लो 3/2 nRT। ट्रांसलेशन का है ये। सो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT। ठीक है, आई बात समझ में आपको? बहुत बढ़िया, ये आ गया हमारे पास। अब ट्रांसलेशन की कितनी डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है? 3 होती है, 3 होती है ना। सो कैन आई से दैट डिवाइड बाय 3 इज द काइनेटिक एनर्जी पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। कैन आई से दिस कि 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम में, पर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितनी एनर्जी है? जितनी ट्रांसलेशन का डिवाइड बाय 3 है, क्योंकि ट्रांसलेशन मतलब 3 में इतनी है, 1 में इतनी होगी, तो पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इतनी काइनेटिक एनर्जी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी बेसिकली? व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? टोटल एनर्जी कितनी है? हम बोलेंगे यह है F/2, F आ जाएगा F/2 nRT। सो F/2 nRT इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी। ट्रांसलेशन देखनी है तो ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 डाल दो, और रोटेशन देखनी हो तो रोटेशनल की डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होती है? टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस ट्रांसलेशन की डिग्री ऑफ फ्रीडम। ट्रांसलेशन की अगर वाइब्रेशन लोगे तो फिर -2 भी और करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो वो रोटेशन की मिल जाएगी। तो जिसकी भी डाल रहे हो, जिसकी भी ले रहे हो, उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दो यहाँ पे। जिस भी गैस के लिए लिख रहे हो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम डाल दो यहाँ पे। फिलहाल हम वाइब्रेशन को नहीं लिख रहे हैं तो हम नहीं लिख दिया, टोटल ये होती है आपके पास। ठीक है, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है 1/2 nRT। 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए है 1/2 nRT। तो जितनी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी, रोटेशन की जितनी भी हो उसको मल्टीप्लाई करो, ट्रांसलेशन जितनी हो उसको मल्टीप्लाई करो, वाइब्रेशन जितनी हो उसको मल्टीप्लाई करो। सिंपल बात, सिंपल बात। आई बात समझ में आपको? तो ये है आपके पास एनर्जी। अब मैं कह रहा आइडियल गैस के लिए, क्योंकि इंटरेक्शन एनर्जी तो है नहीं, आइडियल गैस के लिए जो एनर्जी आ रही वो किस फॉर्म में आ रही? वो आ रही है काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में ही ना। ठीक है, तो अब यहां पे हम डिफाइन करते हैं बेटा इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं 0 लेके चल रहा, चेंज तो होने वाली है नहीं, तो 0 लेके चल रहा, तो मैं कह रहा इंटरनल एनर्जी U विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल्स टू F/2 nRT। More accurate, delta U equals to F/2 nR delta T। This is the formula जो मैं थर्मोडायनेमिक्स में भी इस्तेमाल करूंगा। तो ये फॉर्मूला हमें कैरी करना है अगले लेक्चर तक, तो इसको बढ़िया से याद करना है। डेल्टा U इक्वल्स टू F/2 nRT, F/2 nRT। ठीक है, चलो अब एक लास्ट टॉपिक हमारा इस चैप्टर में और बचता है, जिसका नाम है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या चीज है ये? चलो देखते हैं। हमने कहा कि भैया हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ठीक। इस मॉलिक्यूल का कुछ डायमीटर है, लेट अस से इसका डायमीटर हमारे पास कितना है? d है। मॉलिक्यूल हैज अ डायमीटर d। ये चल रहा है कुछ रफ्तार v से चल रहा है, तो और भी मॉलिक्यूल्स होंगे ना, उनसे टकराएगा ये, उनसे टकराएगा। तो हमने कहा कि देखो, हमने ऐसे 2 लाइनें बनाई ऐसे, ठीक है, और फिर हमने 2 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल यहां बनाया, एक मॉलिक्यूल यहां बनाया, ठीक, ये जा रहा है ऐसे, ये मॉलिक्यूल हमारे पास थे। अब इसका एक सेंटर लिया, इसका एक सेंटर लिया। अच्छा जी, अब देखो ये भैया कितना है? ये है d/2, और ये भी कितना है? ये तो d/2 है, क्यों भाई? तो हम कह रहे हैं कि एक ना यहां पर सिलेंडर बन रहा है इस तरीके से, एक सिलेंडर बन रहा है इस तरीके से।
और इस सिलेंडर का रेडियस d है, इस सिलेंडर का रेडियस d है। अब मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरा मॉलिक्यूल चल रहा है ये किन मॉलिक्यूल से टकराएगा? ये उन मॉलिक्यूल से टकराएगा जिनका सेंटर इस सिलेंडर के अंदर हुआ। जिनका सेंटर इस सिलेंडर से बाहर हुआ ना, उनके नीचे से निकल जाएगा ये। टकराएगा जिनसे, टकराएगा उनसे जिनका सेंटर इस सिलेंडर के अंदर हो। तो हम जानना चाह रहे हैं इस सिलेंडर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे जिनसे वो मिलेगा टी टाइम में। ठीक है, तो हमने कहा उसके लिए हमें देखना है कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के अंदर। तो हम यहां पे डिफाइन करते हैं एक नंबर, उसको बोलते हैं नंबर डेंसिटी, नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स की नंबर डेंसिटी क्या है ये? तो हमने कहा नंबर डेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूल का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है ये। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज एन, दैट इज कॉल्ड एज अ नंबर डेंसिटी। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज अ नंबर डेंसिटी। ठीक है, ये हमारे पास नंबर डेंसिटी आ गई। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज अ नंबर डेंसिटी। समझ गए? क्लियर है? चलो, हमने कहा ये चल रहा है v स्पीड से, हमने कहा ये चल रहा है v स्पीड से। अब देखते हैं t सेकंड में कितना आगे बढ़ेगा। तो t सेकंड्स में ये आगे बढ़ेगा v इंटू टी, कितना आगे बढ़ जाएगा। तो इस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम इसने स्वैप किया, इस सिलेंडर का कितना वॉल्यूम इसने स्वैप किया। तो बेटा इसने ये वॉल्यूम स्वैप किया, तो कितना वॉल्यूम स्वैप कर रहा है ये? वॉल्यूम कितना स्वैप कर रहा है? तो वॉल्यूम स्वैप कर रहा है एरिया, दैट इज पाई आर स्क्वायर। आर कितना है? डी के बराबर, तो पाई डी स्क्वायर इंटू लेंथ, दैट इज वीटी। इतना वॉल्यूम स्वैप कर रहा हूं। इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल से मिलेगा वो? इतने वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल से मिलेगा वो? तो बेटा यूनिट वॉल्यूम में n मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इतनी वॉल्यूम में कितने मॉलिक्यूल से मिलेगा? सो नंबर ऑफ collisions in t seconds is equals to n into volume pi d square into vt। इतने collisions होंगे t seconds में। तो how many collisions will be there per second? उसको बोलते हैं collision frequency। collision frequency, number of collision per second, number of collisions पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम। तो टी से डिवाइड करेंगे इसको, तो एन पाई डी स्क्वायर वी आ जाएगा। इतने कोलिजन हर सेकंड हो रहे, ये है कोलिजन फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द कोलिजन टाइम पीरियड? कोलिजन टाइम पीरियड, और उसको आप रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हो, उसको आप रिलैक्सेशन टाइम भी कह सकते हो। ठीक है, मतलब हर दो कोलिजन के बीच में कितना समय लग रहा, दैट इज द रिलैक्सेशन टाइम। सो रिलैक्सेशन टाइम दैट इज इक्वल्स टू 1 बाय कोलिजन फ्रीक्वेंसी, दैट इज 1 बाय n पाई डी स्क्वायर वी, दैट इज रिलैक्सेशन टाइम। अच्छा, अब हम बात करते हैं मीन फ्री पाथ की। तो इतनी देर तक कोई कोलिजन नहीं हो रहा या इतनी देर के बाद कोलिजन हो रहा, तो जितनी देर तक कोई कोलिजन नहीं हो रहा उतनी देर में पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा, उतनी देर में पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा, ये हम जानना चाह रहे हैं। जितनी देर तक कोई कोलिजन नहीं हो रहा उतनी देर तक पार्टिकल कितना आगे बढ़ जाएगा, ये हम जानना चाह रहे थे। हमने कहा बहुत सिंपल सी बात है भाई, इसको बोलेंगे मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ ये होगा डिस्टेंस ट्रेवल इन दिस टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल होगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड है v और टाइम कितना है 1 बाय n पाई d स्क्वायर v, जिसे भी कट गया। तो क्या आ गया ये आ रहा 1 बाय n पाई d स्क्वायर। d डायमीटर है मॉलिक्यूल का, ध्यान रखना, d इज द डायमीटर ऑफ द मॉलिक्यूल, ध्यान रखना। सो 1 बाय n पाई d स्क्वायर इज द मीन फ्री पाथ। लेकिन इस कैलकुलेशन को करने में हम लोगों ने बाकी मॉलिक्यूल्स का मोशन कंसीडर नहीं करा। लेकिन गैस के अंदर बाकी मॉलिक्यूल्स भी चल रहे होते हैं, इस मॉलिक्यूल के साथ साथ बाकी मॉलिक्यूल्स भी चल रहे होते हैं। क्योंकि बाकी मॉलिक्यूल्स भी चल रहे होते हैं तो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्टडी लगती है इसके लिए। और वो स्टडी करने के बाद हमें मिलता है कि जो मीन फ्री पाथ होता है उसको हम लैम्बडा से लिखते हैं।
इसकी जो वैल्यू आ रही होती है वो आती है 1/√2, और भी कम हो जाती है वैल्यू, क्योंकि भाई ये भी जल्दी जल्दी टकराएंगे वो, ठीक है, तो रास्ता कम हो जाएगा। 1/√2 n/d², दैट इज द मीन फ्री पाथ। ये हमको मीन फ्री पाथ मिल रहा, इतना ही रास्ता उसके लिए खुला है, इसके बाद वो कोलिजन में चला जाएगा, हर इतने डिस्टेंस के बाद वो कोलिजन में चला जाएगा। दैट इज द मीनिंग ऑफ मीन फ्री पाथ। ठीक है बच्चा, तो हमने बहुत सारी बातें बेटा आज की क्लास में पढ़ी है। अब देखो, हमने बहुत सारी बातें आज की क्लास में पढ़ी हैं। हमने आइडियल गैस के पोस्टुलेट्स देखे, हमने बॉयल्स लॉ देखा, चॉल्स लॉ देखा, गेल-लुसाक लॉ देखा, एवोगैड्रो लॉ देखा, आइडियल गैस इक्वेशन देखी, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने यहाँ पर प्रेशर के बारे में डिस्कशंस किए, ठीक है ना, पूरा उसका मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ प्रेशर देख लिया, रूट मीन स्क्वायर देख लिया, स्पीड का डिस्ट्रीब्यूशन देखा हमने किस तरीके से होता है, काइनेटिक एनर्जी की बात करी हमने, टेम्परेचर के साथ काइनेटिक एनर्जी को रिलेट किया हमने, ठीक है ना। हमने कहा कि काइनेटिक एनर्जी इज 3/2 nRT, टेम्परेचर और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन हमने वहां पर देखा। प्रेशर के साथ हमने उसको कंपेयर किया, हमने बोला प्रेशर इज 2/3 ऑफ काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है, ठीक है ना। फिर डिग्री ऑफ फ्रीडम पे आए हम लोग, हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम देखी, अलग मॉलिक्यूल्स की देखी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी देखा, मीन फ्री पाथ देखा। बड़ा बहुत सारी बातें हमने आज की क्लास में करी हैं, इतना ही आज की क्लास के लिए काफी है। तो बेटा पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत मेहनत करिए, और मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में थर्मोडायनेमिक्स के साथ। ये लेक्चर देखना उसके लिए बहुत जरूरी रहेगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, सी यू, टाटा, बाय बाय। पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।